जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ करके आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाता है। और जब उसकी हालत को जब डॉक्टर लोग देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं। और फिर आखिर क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी कश्मीर की है। कश्मीर में एक दीनानाथ नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था, वो पढ़ने के लिए जाया करती थी। क्योंकि दीनानाथ की एक ही लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वो अपनी लड़की प्रीति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा दुलार करते थे। क्योंकि जिस किसी का एक बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वो बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार की खातिर उस बच्चे को ज़्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसके एक संतान होती है वो अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर प्रीति जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौकें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी और वो दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ, सारी दौलत उसी प्रीति के लिए थी। इसलिए वो उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाने का शौक था, अच्छी मोबाइल चलाने का शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वो अपने आप को मॉडल टॉप में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो दीनानाथ थे वो अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। ये विचार करके वो अपनी लड़की प्रीति से कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। प्रीति कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। दीनानाथ कहते हैं कि बेटी पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूंगा उससे ये बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पे मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात ज़्यादा सुनती है तो शादी के लिए राजी तो हो जाती है। और फिर प्रीति के जो पिता दीनानाथ होते हैं वो पड़ोस में एक कस्बा होता है, वहाँ जाते हैं और एक उदय नाम के लड़के के लिए प्रीति का रिश्ता तय कर देते हैं। उदय के जो पिता होते हैं, जिनका नाम श्याम सिंह होता है, वो खेती किसानी का काम किया करते थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज़्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका उनके बेटे का। उनका लड़का जो था वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी की तिथि तय हो जाती है और शादी होने के बाद प्रीति उदय के घर जब पहुंचती है तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट पर खाना खाना और ऊंची गाड़ियों से घूमना, अच्छे फ़ोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना, ये बात उदय को और उदय के माता पिता को बहुत बुरी लगती है। और वो कहते हैं कि देखो तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वो माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है, पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर के इतने शॉर्ट कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे, हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है, इसलिए मिडिल क्लास में बन करके रहो, ज़्यादा ऊंची शौक मत करो। ये बात प्रीति को बहुत बुरी लगती है और प्रीति कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में उदय के पिताजी अपने समधी से यानी दीनानाथ से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की
तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती, वो अपनी बात चलाती है। यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंची ऊंची शौकें रखती है। तब वो भी उधर से कह देते हैं कि देखो हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड़ प्यार से पली है, हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौकें हैं, जो भी डिमांडें हैं वो तुम पूरी करो, इसीलिए मैंने उसका विवाह किया है। ये बात जब श्याम सिंह सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसके माँ बाप ने ही इसको सर पे चढ़ा करके रखा है, इस वजह से ये किसी की बात नहीं मान रही है। धीरे धीरे इसी प्रकार से कलह होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद में इधर तो उदय पढ़ने के लिए चला जाता है और वो रात दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था उदय। इधर प्रीति अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच में यही तू में चलती रहती थी कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फोनों पे हर समय तुम बात करती रहती हो। ये बात उदय के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। प्रीति हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ती रहती थी कि हमारी शौकें पूरी कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, लेकिन उदय ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, ना उसकी कोई शौक पूरी कराता था। वो कहता था कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। प्रीति इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती कि हम आपकी तरह मिलकर के रहेंगे। वो तो ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच में तू में हमेशा इसी बात को लेकर के होती रहती है, लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब प्रीति प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वो हमारे लायक नहीं है। तुमने कहाँ हमारा रिश्ता इन भूखे नंगों के घर में कर दिया। ये ना तो हमारी कोई शौक पूरी कराते हैं, ना हमें कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना हमारी शॉपिंग कराते हैं, ना हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब प्रीति के पिताजी दीनानाथ आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला करके ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में उनकी जब आदत हो जाएगी तो वो तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वो अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थी वो उन आदतों को भूली नहीं थी, इसी वजह से वो लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वो ये भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ। लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात को बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों से घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडर्न न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर जो उदय होता है वो अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में वो पास हो जाता है। और इधर प्रीति ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब उदय सोचता है कि चलो प्रीति तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। वो हर समय हमें कलेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी, अब मैं जी जान से पढ़ाई करूंगा। उदय देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब जी जान से मेहनत से रात दिन एक करके जब पढ़ाई की तो वो अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है, बड़ा डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बाद में वो कश्मीर में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर प्रीति अपने मायके में रह करके अयाशी कर रही थी। वो ये बात भी भूल गई थी कि मैं उदय की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो वो रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी का समय जब नज़दीक आता है तब उसके यार दोस्त जो होते हैं वो देखते हैं कि अरे प्रीति तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता।
और उसके जितने भी यार दोस्त थे वो सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिता जो होते हैं दीनानाथ, वो उससे तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और इधर से वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो उदय था, जब वो उदय आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब उदय दौड़ करके आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम प्रीति था, वो बुरी तरह से चिल्ला रही है, पछाड़े खा रही है और सारा स्टाफ नर्स वहां पर एकत्र हैं। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। तब जो लेडीज डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा तभी इसकी डिलीवरी होगी। ये सुनकर के उदय चौंक जाता है और उदय के जो ससुर होते हैं दीनानाथ, प्रीति के पिताजी, वो भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाया जाता है तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहां पर मौजूद नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दीनानाथ घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी अकेली ही बेटी थी। अब इधर उदय उस डॉक्टर से संपर्क साधता है, कहता है कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल करके इसके चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी वार्ड में होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड चढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। उसी समय तत्काल उदय अपना 1 बोतल ब्लड निकलवाता है और उस प्रीति को चढ़वा देता है। फिर उसकी अच्छे तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर उसके एक लड़का पैदा हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है, उदय तो वहां से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वो अपने घर चला जाता है। इधर जब प्रीति को होश आता है तब वो देखती है कि उसके एक लड़का पैदा हुआ है और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल उदय की तरह देखने में है। तब जो महिला डॉक्टर होती हैं प्रीति, उसको बधाई देती हैं कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित जन्म दे दिया। तब वो महिला डॉक्टर कहती हैं कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने 1 बोतल आपको ब्लड दे करके आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। फिर वो प्रीति कहती है कि वो कौन डॉक्टर है, मुझे मिलवा दीजिए। तब उदय को बुलाया जाता है और उदय को देख करके प्रीति की नजर जब उदय पर पड़ती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब प्रीति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाती है, तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है कि ये तो मेरे पति हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा, हमेशा मैं इनको गरीब, भूखा, नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये कह करके वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है और पैर पकड़ने लगती है। तब उदय कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। ये बात सुनकर के वो रोने लगती है प्रीति और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर के चलिए। उदय कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति, मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर के तुम्हारी शौकें कहाँ पूरी करवा पाऊंगा, और रही बात तुम्हारे रहने की
तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, शॉर्ट कपड़े नहीं पहनवा पाऊंगा और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटलों में खाना नहीं खिलवा पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उस प्रीति के पिताजी दीनानाथ भी आते हैं, वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा हमसे भी गलती हो गई, हमारी बेटी से भी गलती हो गई, अब ये बच्चा है, इस बच्चे के खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, ये तो तुम्हारा ही है। उदय जब ये बात सुनता है तो वो राजी हो जाता है और उदय के पिताजी माता जो भी होती हैं वो सब कहती हैं कि बेटा अब इसे माफ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी परवरिश करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब उदय मान जाता है और फिर वहां से छुट्टी करा करके अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल ये सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नई नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती हैं, बेइज्जत करती हैं और उन्हें परेशान करती हैं, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति से उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग पति पत्नी साथ में रहें और आनंद से अपने जीवन को काटें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी ये अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।